वुड्स परिवार अपने ग्रामीण इलाके में स्थित घर में जाकर एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़ा है। केरा और ब्रायन अपने बच्चों के लिए खरीदे गए घर को लेकर गर्व से भरे हुए हैं और उनका बेटा स्टीवन उत्साह से फूल रहा है। हालांकि उनकी बेटी एली की प्रतिक्रिया काफी अलग है। वह अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने से खींचती है और अपने माता पिता से अलग महसूस करती है। उसे यकीन है कि वे वास्तव में उसे नहीं समझते हैं। उनका नया निवास, जिसे जास के नाम से जाना जाता है, अपनी विशिष्टताएं रखता है। उभरी हुई उंगली वाले एक आदमी की रहस्यमयी पेंटिंग और एक अपरिचित वर्णमाला के अजीब अक्षर, जिनमें से प्रत्येक को एक त्रिकोण के साथ चिन्हित किया गया है, एक पेंटागन प्रतीक के साथ एक को छोड़कर हर दरवाजे को सुशोभित करता है। तहखाने की खोज करने से ज्यादा उत्साह नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे एली अंदर फंस जाती है। एक खराब ताला हिलने से इनकार कर देता है और अतिक्रमणकारी अंधेरे में एली का डर बढ़ जाता है। दरवाजे के पास सुविधाजनक रूप से रखी गई चाबी ब्रायन को केरा को भयानक तहखाने से बचाने की अनुमति देती है। बाद में केरा एली से स्टीवन की देखभाल करने के लिए कहती है, जबकि वो और ब्रायन एक जरूरी बैठक में भाग लेते हैं। एली एक रहस्यमय आकृति स्टीवन से चौंककर मनोरंजन कक्ष में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट ढूंढती है, जिसमें एक पट्टिका पर लिखा होता है सॉल्वेट कोगुला, एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और एक अबेकस। स्टीवन घर के इतिहास के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है, जिसमें एक चुड़ैल भी शामिल है जिसने शैतान के साथ एक समझौता किया था। वे रिकॉर्ड प्लेयर आजमाने का निर्णय लेते हैं और यह एक समीकरण सुनाने के बाद गिनती शुरू करता है। घंटों बाद तहखाने के दरवाजे से एक भयानक हवा घर को अंधेरे में डुबो देती है। एली केरा को बुलाती है, जो उसे अपना दिमाग साफ करने के लिए गिनने की सलाह देती है। हालांकि तहखाने में एली की कल्पना से भी अधिक रहस्य हैं। केरा एली को फोन के माध्यम से मार्गदर्शन करती है क्योंकि वह जोर से गिनती है, लेकिन जब एली 10 तक पहुंचती है तो वह गिर जाती है। केरा ने एली को बिना कोई जवाब दिए 30 तक गिनते हुए सुना और चिंतित हो गई। केरा और ब्रायन दोनों एली का कोई सुराग न पाने के लिए घर भागे। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चूंकि किसी अपराध का कोई सबूत नहीं है और एली पहले भी भाग चुकी है, पुलिस का सुझाव है कि वो किसी दोस्त के घर पर हो सकती है और समाचार की प्रतीक्षा करने की सलाह देती है। परिवार पड़ोसियों से मदद मांगता है और जंगल में खोजबीन करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। केरा गुमशुदगी के संकेत लगाती है, लेकिन स्टीवन को स्कूल से लाना भूल जाती है। पुलिस स्टेशन में उन्हें बहुत कम जानकारी मिलती है और जासूस का उल्लेख है कि एली को ऑनलाइन बदमाशी का सामना करना पड़ा। केरा ने तहखाने की फोरेंसिक जांच का अनुरोध किया है, यह विश्वास करते हुए कि एली यूं ही भागी नहीं है, लेकिन जासूस आपराधिक गतिविधि की अनुपस्थिति का हवाला देता है। घर वापस आकर केरा को सामने के दरवाजे के ऊपर सॉल्वेट कोगुला दिखाई देता है, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो उत्तरों के लिए ऑनलाइन खोज करती है। इस बीच स्टीवन अनजान तहखाने के दरवाजे के पास खेलता है और एक भयावह रहस्य के करीब पहुंचता है। स्टीवन ने अपनी मां को आश्वस्त किया कि जिस रात एली गायब हुई, उस रात रिकॉर्ड प्लेयर के सक्रिय होने के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। केरा इस विवरण को महत्वहीन मानते हुए एली के सोशल मीडिया खातों पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित करती है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि एली ने अपने परिवार को बताए बिना एक अराजकतावादी टैटू बनवा लिया है। बाद में केरा ने तहखाने के रहस्यों पर ध्यान देते हुए उसकी दोबारा जांच करने का फैसला किया। वो प्रकाश की ट्यूब के साथ अंदर जाने से पहले दरवाजे के ऊपर बने पंचकोण को देखती है। इस बार वो सीढ़ियों पर रोमन अंकों और अंत में एक समीकरण को पहचानती है, जो रिकॉर्ड प्लेयर पर दिखाई देता है। हालांकि सबसे भयावह रहस्य उद्घाटन तब होता है जब यूवी प्रकाश दीवार पर चित्रित परेशान करने वाले चेहरों की एक श्रृंखला को उजागर करता है। परेशान करने वाली खोज के बाद पुलिस ने एक फोरेंसिक टीम भेजी, जिससे अनजाने में स्टीवन की गेंद तहखाने में चली गई। उनकी खोज से कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिलता है और वे 1950 के दशक की भयानक कलाकृति का पता लगाते हैं। ब्रायन एक बुजुर्ग महिला से बेहद कम कीमत पर घर खरीदने के बारे में केवल अस्पष्ट जानकारी ही प्रदान कर सकता है। जैसे ही रात होती है, परिवार रात बिताने के लिए वहीं बस जाता है। हालांकि केरा को स्टीवन ने जगाया, जिसने अपना बिस्तर गीला कर दिया था। अपने बेटे की चादरें संभालने के बाद केरा बाथरूम में जाती है और उत्तर देने वाली मशीन पर एली की आवाज में सांत्वना तलाशती है। अचानक वह एली की आवाज दूसरे स्रोत से सुनती है, सिंक पाइप। जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो आवाज जारी रहती है, जिससे केरा उसे तहखाने तक ले जाती है।
जैसे ही वह अंदर जाती है, वह अनजाने में स्टीवन की गेंद को लात मार देती है, जिससे उछाल का एक परेशान करने वाला झरना शुरू हो जाता है जो उम्मीद से कहीं अधिक लंबा लगता है, जिससे एली के लापता होने का रहस्य और गहरा हो जाता है। जैसा कि केरा तहखाने में भयानक आवाजों का अनुसरण करती है, वो प्रकाश चालू करती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन स्टीवन द्वारा गलती से गिराई गई गेंद कहीं नहीं मिलती है। रात बीत जाती है और ब्रायन जागता है और पाता है कि केरा कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं लौटी। चिंतित होकर वो उसकी तलाश में जाता है और उसे दरवाजे के ऊपर प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करता हुआ पाता है। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है जिसमें तहखाने से समीकरण लिखा हुआ है। हालांकि वो उसकी असहायता की भावना से सहानुभूति रखता है, ब्रायन प्रतीत होता है कि यादृच्छिक प्रतीकों पर ध्यान देने के मूल्य पर सवाल उठाता है। बाद में केरा पिछले मालिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने रियल्टर से संपर्क करती है। दुर्भाग्य से वह केवल इतना जानता है कि वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद की बेटी थी जो मूल रूप से घर का मालिक था। वह अधिक जानकारी के लिए गहराई से खोजबीन करने का वादा करता है। उत्तर की तलाश में केरा काम पर जाने से पहले दरवाजे के ऊपर के प्रतीकों की तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। वह तस्वीरें अपने सचिव को भेजती है और उनसे बैठक में भाग लेने के दौरान उनके अर्थ पर शोध करने के लिए कहती है। हालांकि उसकी व्यस्तता उसे बैठक में पूरी तरह से शामिल होने से रोकती है, जिससे उसे जल्दी निकलने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाहर जाते समय उसके सचिव ने उसे सूचित किया कि प्रतीक हिब्रू ग्लिफ हैं, जिनकी वर्तनी लेवथान है, जो यहूदी पौराणिक कथाओं का एक समुद्री जीव है। स्टीवन को स्कूल से लेने पर केरा उसे एक लड़ाई में घायल होने के बाद घायल पाती है, जो एक सहपाठी द्वारा दावा किया गया था कि एली मर गई है। घर वापस आकर केरा ने लेवथान के बारे में ऑनलाइन शोध किया और पाया कि चित्र उस सांप से मेल खाते हैं जो उसने सॉल्वेट कोगुला लेक के साथ देखा था। जिज्ञासा बढ़ने पर उसने रिकॉर्ड प्लेयर का परीक्षण करने का फैसला किया और जैसे ही गिनती की आवाज शुरू हुई, मनोरंजन कक्ष में अबेकस रहस्यमय तरीके से अपने आप हिलने लगा। स्टीवन एक अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर खुले छिपे हुए डिब्बे की ओर बढ़ते हुए गिनती भी शुरू कर देता है। शुक्र है केरा हस्तक्षेप करती है, रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर देती है और अपने बेटे की तरफ दौड़ती है, जिससे उसकी हरकतें रुक जाती हैं। अजीब बात यह है कि स्टीवन को अभी जो हुआ उसकी कोई याद नहीं है। इसके बाद केरा का ध्यान उठी हुई उंगली वाले आदमी की पेंटिंग पर जाता है। उसे पता चला कि उस आदमी का नाम जॉन फेदरस्टन है और चित्र में हिब्रू ग्लिफ भी मौजूद हैं। बाद की ऑनलाइन खोज से पता चला कि जॉन फेदरस्टन का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गया था, केवल बेटी को छोड़कर। लेविथान हाउस के आसपास खुलती पहेली एक भयानक मोड़ लेती है और केरा का सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ संकल्प तेज हो जाता है, क्योंकि वो इसकी दीवारों के भीतर के रहस्यमय रहस्यों को समझने के करीब पहुंच जाती है। एक ठंडे क्षण में तहखाने के दरवाजे के नीचे से एक भयानक हवा आती है, जिससे घर में अंधेरा छा जाता है। मदद के लिए स्टीवन की घबराई हुई चीखें दरवाजे के पीछे से गूंजती हैं, जिससे केरा को बचाव के उन्मत्त प्रयास की प्रेरणा मिलती है। हालांकि जाम ताला और गुम हुई चाबी उसके प्रयासों में बाधा डालती है। जब वो कीहोल से झांकती है तो उसे एक परेशान करने वाले जानवर की नजर दिखाई देती है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाती है। उसे आश्चर्य हुआ, असली स्टीवन गलियारे में खड़ा है। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बिजली बहाल हो जाती है, जिससे चाबी फर्श पर पड़ी रहती है। केरा ने चाबी फिर से लटका दी और अपने फोन की टॉर्च से लैस होकर तहखाने में प्रवेश करती है। दरवाजा अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे बंद हो जाता है और वो तुरंत स्टीवन से मदद मांगती है। दुर्भाग्य से वो चाबी तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए वो एक कुर्सी ले आता है। इंतजार करते समय केरा एक बार फिर तहखाने की ओर देखती है और गलती से उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही भारी सांसों के साथ कुछ अशुभ निकट आता है, केरा की हताशा तब राहत में बदल जाती है जब ब्रायन ठीक समय पर आकर दरवाजा खोलता है और उसे आजाद करता है। केरा ने ब्रायन को अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया, अपने लापता फोन का जिक्र किया और फेदरस्टन परिवार के लापता होने और एली के बीच संबंध बताया। शंकित ब्रायन का मानना है कि केरा चीजें देख रही है। उसकी चिंता को कम करने के लिए ब्रायन उसके फोन को खोजने के लिए तहखाने में जाता है और वहां उसे बालों का एक अनोखा गोला मिलता है। अगले दिन केरा एक गणितज्ञ डॉक्टर रेमी फोर्नेट से मिलने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का दौरा करती है। वो उसके साथ रहस्यमयी तहखाने का समीकरण साझा करती है और जैसे ही वो उसे सुनाता है, रोशनी टिमटिमाती है। फोर्नेट बताते हैं कि यह फेदरस्टन से जुड़ा है, जो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इरविन श्रोडिंगर के साथ सहयोग किया था।
फेदर्स्टन तब गायब हो गया जब उसका बेटा बीमार पड़ गया और रोज, वो बेटी जिसने केरा को घर बेचा, एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिसके पास उत्तर हैं, लेकिन वो शायद ही कभी अपने पिता के बारे में बात करती है। फोरनेट वैकल्पिक आयामों की ओर इशारा करते हुए एक जटिल ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बनाता है जो केरा को अद्यतन रखने का वादा करता है। बाद में उसे फोरनेट से एक अप्रत्याशित कॉल आती है जिसे एक अजीब सी गिनती की आवाज का सामना करना पड़ता है, जिससे वो जिस रहस्य को सुलझा रही है उसमें और भी दिलचस्पता जुड़ जाती है। फोरनेट ने उसे ये भी बताया कि उसने रहस्यमय समीकरण के बारे में एक सहकर्मी से सलाह ली है। उनका मानना है कि यह 12वीं शताब्दी के रसायन विज्ञान गणित से जुड़ा है, एक अधूरा अनुक्रम या अन्य आयामों से जुड़ा अधूरा मंत्र। फोरनेट ने एक चिंताजनक बम गिराया। बेल्जियम के एक घर में एक समान समीकरण पाया गया जहां एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जैसे ही केरा को ये खबर पता चलती है, ब्रान उसकी जांच करता है और स्टीवन को मनोरंजन कक्ष में अकेला छोड़ देता है। रहस्यमय अबेकस फिर से अपने आप चलने लगता है। केरा ने ब्रान के साथ अपने निष्कर्ष साझा करते हुए बताया कि लेविथान का अर्थ है रसातल सर्प और घर का नाम जास समय से पहले शून्य को दर्शाता है। ब्रान संशय में रहता है, सोचता है कि प्रतीक मात्र सजावट हैं। उसे गलत साबित करने की कोशिश में वह हथौड़े से समीकरण पट्टिका को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही रिकॉर्ड प्लेयर में जान आ जाती है और स्टीवन एक छुपे हुए डिब्बे के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर नक्काशीदार ग्लिफ के साथ एली की गिनती करते हुए एक पीला चेहरा प्रकट करता है। स्टीवन मदद के लिए रोता है, लेकिन जब तक उसके माता पिता आते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर 10 की गिनती पर अटक जाता है और एली गायब हो जाती है, केवल अपना फोन छोड़कर। अगले दिन केरा को अपने रियल्टर से एक कॉल आती है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि फेदर्स्टन की बेटी को कहाँ खोजा जाए। वो एक नर्सिंग होम का दौरा करती है और चैपल के अंदर व्हीलचेयर पर एक बुजुर्ग रोज को पाती है। नज ने चेतावनी दी कि रोज आजकल शायद ही कभी बातचीत करती है। बाधाओं के बावजूद केरा एली की कहानी सुनाती है और रोज से सहायता की गुहार लगाती है। एक पल की चुप्पी के बाद रोज ने लेविथान लिखा और स्पष्ट किया कि यह इकाई का नाम नहीं है, यह नरक के 7 राजकुमारों में से एक है। उसके पिता ने उसके भाई की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे इस दुनिया में बुलाया। अनुष्ठान तहखाने से आगे तक फैला हुआ है, इसमें पूरा घर शामिल है। घर जाते समय केरा फोरनेट को कॉल करने का प्रयास करती है, लेकिन लाइन स्थिर होती है और गिनती की आवाज से विरामित होती है। इस बीच ब्रान ने अपने शोध में गहराई से खोज की और पाया कि त्रिकोण जब पंचकोण के साथ जुड़ते हैं तो एक 5 बिंदु वाले तारे का निर्माण करते हैं। ग्लिफ से सुशोभित ये तारा नरक के द्वारपाल राक्षस बैफोमेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी छवि पेंटिंग में फेदर्स्टन के हाथ के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है और इसकी फैली हुई भुजाओं पर कोगुला को हल करें शब्द भी अंकित हैं। घर के गूढ़ रहस्यों के आसपास का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि केरा और ब्रान इस एहसास से जूझते हैं कि वे अंधेरे ताकतों के जाल में उलझ गए हैं और अलौकिक आयाम। केरा के नर्सिंग होम पहुंचने पर उसे एक स्पष्ट एहसास का सामना करना पड़ा। रोज का दावा कायम है, पूरे घर को रहस्यमय समीकरण के आसपास जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। केरा ने स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर को सक्रिय करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि समीकरण संभवतः एक साथ गेट खोलने को ट्रिगर करता है। इस बीच स्टीवन अपने ड्रोन पर नियंत्रण खो देता है और अनजाने में हर कदम गिनते हुए उसका पीछा करते हुए तहखाने में चला जाता है। तहखाने की गहराई में बैफोमेट प्रत्याशा में छिप जाता है और स्टीवन की भयभीत चीखें अचानक बिजली कटौती के साथ मेल खाती हैं। उसके बेचैन माता पिता उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्हें उसका परित्यक्त ड्रोन मिलता है। घर की उनकी उन्मत्त खोज से कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि जब स्टीवन की गेंद बेवजह सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो उन्हें गिनती की आवाज सुनाई देने लगती है और वे उसका पीछा करते हुए छिपे हुए डिब्बे के शिखर तक पहुंच जाते हैं। वहां वे प्रवेश करने ही वाले थे कि स्टीवन का शरीर बुखार से जल रहा था। जैसे ही वे उसकी जांच करते हैं, वे उसकी छाती पर खुदे हुए एक तारे के आकार के निशान पर ठोकर खाते हैं। अचानक स्टीवन को एक सींग वाले जानवर के साथ अपनी मुठभेड़ याद आने लगती है, लेकिन फिर गिनती जारी रखता है। केरा अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करता है, जिससे एक तारे के आकार का निशान दिखाई देता है। उसकी भयानक पुनर्गणना केरा को ब्रान को खोजने के लिए प्रेरित करती है, जो रहस्यमय तरीके से दूसरे कमरे में गिनती कर रहा है। जब वो 0 पर पहुंच जाता है तो वो चिल्लाता है कि ये यहाँ है। तहखाने का दरवाजा खुल जाता है, जिससे तेज हवा चलती है और जैसे ही बैफोमेट सीढ़ियाँ चढ़ता है, घर में भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। केरा एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन राक्षस अंततः उसे खोज लेता है।
हताश होकर वो टॉर्च लेकर तहखाने में उतरती है और उसे एक लंबी सीढ़ी मिलती है जो एक रहस्यमय दरवाजे की ओर जाती है। उसकी ओर दौड़ते हुए उसे एक छिपी हुई सुरंग का पता चलता है। सुरंग को पार करते हुए वो खोई हुई आत्माओं से भरे एक विशाल कक्ष में प्रवेश करती है, जिसमें एली भी शामिल है, जिसे उसके टैटू से पहचाना जाता है। केरा अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करती है और सीढ़ियों की ओर वापस दौड़ती है, ये जानते हुए कि बैफोमेट उनका पीछा कर रहा है। वो जल्दबाजी में अपनी टॉर्च गिरा देती है। घर लौटने पर केरा को बिजली बहाल हुई और द्वेषपूर्ण उपस्थिति को सीमित करने के लिए तहखाने के दरवाजे को सील कर दिया गया। उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो उनसे वहां से चले जाने का आग्रह करती है। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, उसे अपनी टॉर्च जमीन पर दिखाई देती है। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में उसका परिवार गिनना शुरू कर देता है और केरा सावधानी से दरवाजा खोलती है, जिससे दूसरी तरफ एक विस्तारित सीढ़ी दिखाई देती है। एक समय जंगली परिवेश ने उजाड़ परिदृश्य का स्थान ले लिया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह घर वास्तविकता की सीमाओं को पार कर गया है।